Okay, let's start about cofactor. So cofactor is non-proteinaceous in nature. एंजाइम के लिए ना कोफैक्टर हमेशा नॉन प्रोटीनियस इन नेचर होता है। अच्छा, आप लोग एक बात जानते हो, जहां तक बात है एंजाइम का, तो एंजाइम प्रोटीनियस इन नेचर होता है। एंजाइम किस नेचर का होगा? प्रोटीनियस इन नेचर का होता है। क्लियर हुआ? एंजाइम जो है ना वो प्रोटीनियस इन नेचर का होता है, तो इस बात को याद रखेंगे। तो अब यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ कोफैक्टर के बारे में, तो आप जब क्लास 11th में रहे होगे तो वहाँ पर बायोमोलिक्यूल में, बायोलॉजी में पढ़ाया गया होगा, और यहाँ क्लास 12 के केमिस्ट्री में भी ये चीज़ दिया हुआ है कि इट इज नॉन प्रोटीनियस इन नेचर। कोफैक्टर जो है ना वो आपको नॉन प्रोटीनियस इन नेचर होगा। अब जैसे कुछ कोफैक्टर्स का मैं एग्जांपल आपको समझाता हूँ। तो आपको जहाँ तक बात है कोफैक्टर का, तो कोफैक्टर ना आपको दो तरीके का मिलेगा। यहाँ पर क्लास 12 की अगर बात करें कैटालाइसिस में, तो यहाँ पर बेसिकली अगर बेसिक लेवल में बात करें तो बेसिक लेवल पर यहाँ पर कोफैक्टर आपको दो तरीके का मिलेगा। एक आपको मिलेगा कोफैक्टर जो कि होगा ऑर्गेनिक, क्या होगा? ऑर्गेनिक होगा। और एक कोफैक्टर क्या होगा? इनऑर्गेनिक होगा। तो देयर इज टू टाइप ऑफ कोफैक्टर, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। जहां तक बात है इनऑर्गेनिक कोफैक्टर का, तो एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल दिया हुआ है इनऑर्गेनिक कोफैक्टर का Ca2+, देखो ना किताब में, Mg2+, बात क्लियर हुआ? Fe2+ या नहीं तो Fe3+। और जहां तक बात है इनऑर्गेनिक कोफैक्टर का, तो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर के एग्जांपल में आपको दिया हुआ है, अगर इनऑर्गेनिक कोफैक्टर के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको एग्जांपल में दिया हुआ है विटामिन। क्या? विटामिन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर। यू नो विटामिन? विटामिन जानते हो? अरे भाई विटामिन का नाम सुने हो कभी? विटामिन क्या होता है बोलिए? बॉडी के लिए एसेंशियल होता है। देखो विटामिन ना न्यूट्रिएंट के कैटेगरी में नहीं आता है, न्यूट्रिशन के कैटेगरी में। पहला बात कहने का मतलब ये है कि वो उसको हम लोग फूड से तो लेते हैं, लेकिन हम जो फूड लेते हैं ना, तो बेसिकली उसमें 3 न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है, 3 न्यूट्रिएंट होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ये बात जानते हो? क्लियर हुआ ना? विटामिन हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल होता है ग्रोथ के लिए, रिपेयर ऑफ टिश्यू के लिए। समझ लो ना मेरी बात? अब जैसे मान कर छोटा सा एग्जाम्पल देके बता रहे हैं, विटामिन डी। विटामिन डी जो कि सोलर रेडिएशन में प्रेजेंट होता है, सनलाइट में, और विटामिन डी एसेंशियल होता है बोन्स के लिए, हड्डी के मजबूत बना के लिए। समझ लो ना? नहीं क्लियर हुआ हम क्या बताए? उसी तरह विटामिन B12 आप सुने होंगे, विटामिन B12 के बारे में, ये भी बहुत एसेंशियल है बॉडी के लिए। तो कहने का मतलब है जितना भी विटामिन होगा ना वो तुम्हारे बॉडी के ग्रोथ के लिए क्या होगा? वो तुम्हारे बॉडी के ग्रोथ के लिए एसेंशियल होगा। उसके बाद टिश्यू के रिपेयर के लिए एसेंशियल होगा। और जितना भी विटामिन होता है क्या इन पॉल्यूटेड एयर। अगर हम पॉल्यूटेड एयर की बात करें तो पॉल्यूटेड एयर में बेसिकली दो चीज़ होगा। क्या चीज़ होगा? मेरी बात को ध्यान सुनेंगे। जैसा कि हमको पता है कि पॉल्यूटेड एयर में ना कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का अमाउंट क्या होता है? बढ़ा हुआ रहता है, ज़्यादा नहीं रहता, बढ़ा हुआ रहता है। हाँ वही पहले तो एक्चुअली क्या होता है कि जब हम लोग इनहेलेशन करते हैं ना, मतलब हम लोग सांस लेते हैं, तो एयर के साथ साथ लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड मेरे लंग्स में चला जाता है। और वो होता है क्या, लंग्स का जो एल्विलाई होता है, एल्विली होता है ना जी, जहाँ गैसेस एक्सचेंज होता है, उसमें एक्सचेंज होना चाहिए ऑक्सीजन को, और हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन। वजह जानते हो क्यों? वजह बस एक है कि कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसका है? कार्बन मोनोऑक्साइड का। कहा जाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा है। तो उस परिस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर गया, तो जिसकी वजह से क्या कर देता है कि वो हीमोग्लोबिन के एक्शन को स्लो कर देता है। जहाँ जाना चाहिए था ऑक्सीजन, अब जैसे मान के चलो कि कोई रिक्शा वाला है, उसको पैसेंजर को बैठाना था, पैसेंजर को बैठा लेगा तो रिक्शा वाला ईमानदारी से काफ़ी तेज़ रिक्शा को भगाएगा, आगे ले जाएगा। लेकिन पैसेंजर बैठने के बजाय कोई नेगेटिव आदमी बैठ गया, समझ लो ना मेरी बात? ऐसा आदमी बैठ गया जो रिक्शा वाले को पैसा नहीं देगा, उल्टा उसका नुकसान पहुंचा देगा। तो रिक्शा वाला क्या होगा? बीच रास्ते पर रिक्शा रोक देगा और बोलेगा आप उतरो यहाँ से। बात समझ लो ना? उसकी एक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज कर जाएगी ना। इसी को कहते हैं इनहिबिटर। तो हेलो लिसन, इनहिबिटर का मतलब क्या हो गया? जो चीज़ों को इनहिबिट करे। इनहिबिट कहने का सेंस क्या? रोक दे। तो हेमोग्लोबिन के केस में ना कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड किसका काम करता है? इनहिबिटर का काम करता है। नहीं समझे आप लोग मेरी बात?
वो इनहिबिट का काम करता है। इतना बात क्लियर हो गया? अब हम लोग आगे बढ़े क्या? तो इनहिबिटर का एक ही मतलब हुआ पॉइजन, मतलब जो एंजाइम कैटालाइसिस को स्लो कर दे, जो एंजाइम कैटालाइसिस को क्या कर दे, समझ में आ गया ना? जो वहां पर कैटालाइसिस में पॉइजन था वो यहाँ पर एंजाइम के लिए क्या हो जाएगा, इनहिबिटर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? चलो तो अब हम लोग जरा देख लेते हैं प्रोमोटर। एंजाइम के लिए प्रोमोटर कौन होता है? तो याद रखिएगा एंजाइम के लिए प्रोमोटर होता है कौन? कोफैक्टर। क्या? कोफैक्टर। देखेंगे आप फॉर एंजाइम, तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में सारा बात दिया हुआ है। फॉर एंजाइम जो भी हम लिखा रहे हैं यहाँ पर, फॉर एंजाइम कोफैक्टर को, देखो कोफैक्टर कैसे लिखना है? कोफैक्टर हम लोग को ऐसे लिखना है, कोफैक्टर फॉर एंजाइम कोफैक्टर, फॉर एंजाइम कोफैक्टर एक्ट एज ए प्रोमोटर।